हमने पढ़ा है अभी तक कि लंग्स और हार्ट दोनों आपस में मिलके काम करते हैं, है ना। हमारा हार्ट और लंग्स क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई कर कर, ब्लड को प्योर कर कर उसे बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देते हैं। इनप्योर ब्लड हमारे हार्ट में आता है, हार्ट उसे लंग्स में भेज देता है, लंग्स उसे प्योर करता है और प्योर करने के बाद में उसे दोबारा से हार्ट में सर्कुलेट कर देता है और हार्ट फिर उसी प्योर ब्लड को पूरी बॉडी को दे देता है। तो बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, लंग्स से हार्ट, हार्ट से बॉडी, इस तरीके से साइकिल पूरे दिन में चलता रहता है। पूरे दिन में ये साइकिल चलता रहता है और लगभग ये माना जाता है कि 300 बार इस तरीके से पूरी बॉडी का ब्लड फिल्टर हो जाता है ना। और जब हम ये देखते हैं कि अब हमने ये देखा कि हार्ट से, हमारे हार्ट से किस में गया, हमारे हार्ट से लंग्स में गया, यहाँ से ये हमारे लंग्स है, 2 लंग्स हैं, यहाँ से हमारे लंग्स में गया, लंग्स इसी ब्लड को कहाँ भेज देता है, हार्ट में भेज देता है, इस चैम्बर से। अब ये जो हार्ट है, हार्ट के इस चौथे चैम्बर से पूरी बॉडी को सर्कुलेट हो जाता है। ये हमारी, हमने कल पढ़ा था कि ये हमारी सुपीरियर आर्टरी है, ये हमारी इंफीरियर आर्टरी है। इस तरीके से पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई पहुंच जाती है। अब हार्ट का तो समझ आ गया और इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे कि ये सर्कुलेशन में कहाँ कहाँ पहुंचा। यानी कि यहाँ ये किडनी के पास पहुंचेगा, लिवर के पास पहुंचेगा, हमारे सिप्स के पास पहुंचेगा, ऑर्गन्स को, अलग अलग ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई पहुंचाएगा, यहाँ से हमारे ऊपर के हिस्से में चला जाएगा। इसको हम तब पढ़ेंगे जब हमारा ये लंग्स कंप्लीट हो जाएगा ना। अब हम लंग्स में देखते हैं कि इसने कैसे इसको प्यूरिफाई करा। लंग्स, आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, ये लंग्स का डायग्राम है, जिसको हिंदी में फेफड़े भी बोलते हैं, कोई फुफ्फुस भी बोलते हैं ना। तो ये हमारा लंग्स का डायग्राम है। लंग्स में सबसे पहले क्या आता है, नोज आती है, नोज आती है। इस नोज में हमारी नाक 2 है, भगवान एक छेद बना देता, 2 छेद बनाए भगवान ने, तो 2 छेद बनाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉजिक है, वरना एक ही छेद बना देता, बीच में से हटा देता। जब एक ही पाइपलाइन है हमारी, एक ही पाइपलाइन है, तो फिर 2 अलग अलग छेद की जरूरत नहीं होती। अब ये जो छेद है, ये इनको कौन डिवाइड करता है, एक बीचों बीच एक हमारा सेप्टम है, इसको भी हम सेप्टम बोलते हैं, जो नाक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक लेफ्ट नोस्ट्रल्स और एक राइट नोस्ट्रल्स, यानी कि एक बाई नासिका, एक दाई नासिका। और योग में इसको आधार मानकर हम एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं, है ना। हम योग में इसको आधार मानकर लेफ्ट नासिका को क्या बोलते हैं, चंद्र नासिका बोलते हैं, यानी कि हम इसे चंद्र नासिका मतलब ठंडा बोलते हैं, और राइट नासिका को क्या बोलते हैं, है ना, सूर्य स्वर बोलते हैं, यानी कि गर्म बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे एक नाक 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, चंद्र स्वर के रूप में और हमारे सूर्य स्वर के रूप में। अगर किसी का बीपी हाई है तो उसे क्या करने की जरूरत है, उसे डाउन करने की जरूरत है, उसे चंद्र स्वर से श्वास लेनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट नासिका से श्वास लेनी चाहिए और लेफ्ट से छोड़नी चाहिए, है ना। अगर किसी का बीपी हाई है तो उसे क्या करना चाहिए, चंद्र नासिका से करना चाहिए, और किसी का लो है तो गर्म हीट जनरेट करनी चाहिए, हीट जनरेट करनी चाहिए, तो राइट से होगी तो हीट जनरेट होगी, और इस तरीके से आपकी बॉडी का बीपी बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ इससे, केवल हमने क्या चेंज करा, हमने केवल नोस्ट्रल्स को ही तो बंद किया, यानी कि बाई नासिका और दाई नासिका का फर्क है। तो भगवान ने कुछ तो लॉजिक करके दिया, इसलिए आज बाबा रामदेव जी बन गए, अनुलोम विलोम करके बन गए, कपालभाति करके बन गए, है ना। तो ये हमारी नोज जो है एक सेप्टम के द्वारा डिवाइड होती है, और इस सेप्टम का काम आपके बॉडी से जो हवा निकलती है उसका नेचर डिसाइड करती है। अगर हम लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ रहे हैं तो चंद्र स्वर हमारा चल रहा है, और अगर हम राइट नोस्ट्रल से छोड़ रहे हैं तो सूर्य स्वर चल रहा है ना। अब इसके बाद इसी नाक में छोटे छोटे हेयर होते हैं, इस तरीके से आपने देखा होंगे, कई सारे लोगों को तो बाहर भी नजर आ जाते हैं ऐसे करके, है ना, कई सारे लोगों के ये हेयर होते हैं। तो भगवान ने कोई भी चीज बिना यूज मतलब अनयूज नहीं बनाई हुई है, हर चीज का यूज है, उपयोग है ना, उपयोग है। तो इसका क्या उपयोग है, अगर भगवान ने बनाई है तो इसका क्या उपयोग है कि जो धूल मिट्टी आदि कण उड़ते रहते हैं, हम जो श्वास लेते हैं तो श्वास में इतना सारा पॉल्यूशन भी हमारी श्वास के अंदर जाता है, धूल मिट्टी
लेस के कण जाते हैं, बहुत छोटे छोटे बारीक कण जाते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते। वो कण जाकर या कहाँ चिपक जाते हैं, इन बालों से चिपक जाते हैं और हवा सीधे निकल जाती है, हवा सीधे निकल जाती है और धूल मिट्टी जो है वो यहाँ रुक जाती है। सुबह हम जब उठते हैं तो बहुत सारे लोग इसे पास आउट करते हैं, म्यूकस को निकालते हैं तो काला काला म्यूकस निकलता है। क्यों? वो काला काला म्यूकस क्या है? हमारा पॉल्यूशन है, हम जिस माहौल में रहते हैं उसका वेस्ट मटेरियल है। अब ये आगे की तरफ जाती है, यहां से इस पूरे पाइप को हम कहते हैं नेसोफेरिंक्स। नेसोफेरिंक्स का मतलब कि यहां से हमारी हवा अंदर की तरफ जा रही है। इसके साथ में ही यहां पर लगातार म्यूकस भी प्रोड्यूस होता रहता है। ये भी सुरक्षा प्रणाली के रूप में काम करता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो धूल मिट्टी आदि के कण, कुछ वायरस या बैक्टीरिया हमारी नाक के अंदर एंटर करते हैं। क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हैं आपके चारों तरफ लाखों करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। जैसा कि उसमें बताया गया कि लैपटॉप पे जो काम करते हैं, लैपटॉप पे इतने सारे वायरस होते हैं कि एक टॉयलेट सीट पर भी उतने वायरस नहीं होते हैं, है ना। तो इससे ज्यादा वायरस हमारे लैपटॉप पर है, हमारे मोबाइल के ऊपर है, हमारे हाथों पर है। लेकिन ये वायरस बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं लेकिन हमारी इम्यूनिटी इनको डिस्ट्रॉय कर देती है। ये हमारे शरीर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं, है ना। तो हमारे चारों तरफ हजारों लाखों संख्या में वायरस होते हैं। इन वायरस को, इन धूल मिट्टी आदि कणों को ये म्यूकस और ये एयर जो है ये हमारे रोक लेते हैं ताकि हवा जो है वो फिल्टर होकर जाती है, नेसोफेरिंक्स से पास करती है। यहीं पर एक हमारे फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं। फेरेंजियल टॉन्सिल्स का काम क्या है, जिनको हम टॉन्सिल्स बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा गले में ये स्वेलिंग आ गई है, हमारे यहाँ पे गांठें निकल आती हैं, इसको फेरेंजियल टॉन्सिल्स में होती हैं। ये फेरेंजियल टॉन्सिल्स बच्चों में बहुत ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। उनका काम है, क्योंकि जब बड़े हम हो गए हैं तो हमारा पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है, पूरा का पूरी सुरक्षा प्रणाली काम करती है। लेकिन बच्चों के अंदर, क्योंकि उनका भी डेवलपिंग स्टेज है, उनका सारे के सारे स्टेज हमारे जो है वो ग्रोइंग हो रहे हैं, तो उस समय पर फेरेंजियल टॉन्सिल्स का काम होता है चौकीदार का। चौकीदार का क्या काम है कि हमारे शरीर के अंदर कोई चीज एंटर कर रही है, हवा हमारे शरीर के अंदर एंटर कर रही है, तो उस हवा के साथ में कोई वायरस एंटर ना कर जाए, कोई बैक्टीरिया एंटर ना कर जाए, कुछ ऐसी चीज एंटर ना कर जाए जो हमारे शरीर के लिए नुकसान हो, तो उसको देखने का काम कौन करता है? फेरेंजियल टॉन्सिल्स करते हैं। फेरेंजियल टॉन्सिल्स उन वायरस बैक्टीरिया को वहीं पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि नहीं, आपने अंदर नहीं जाना, आपकी एंट्री नहीं है। और कई बार हमारी ये फेरेंजियल टॉन्सिल्स उनसे लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। शहीद का मतलब ये इन्फ्लैम हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है और उसी समय पर ये फूल जाते हैं। कनफल्ले भी बोलते हैं। यहाँ पर कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर यहाँ दर्द आने लग जाता है और ऐसी स्थिति में हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है इनको निकाल देते हैं, ऑपरेट कर देते हैं, है ना, कि ये तो बीमार हो गए, ये तो बीमार हैं, अब आपको नुकसान करेंगे, तो इनको निकाल देते हैं। एक अलग बात है कि वो निकाल देते हैं, लेकिन अगर हम किसी दुकान पर किसी चौकीदार को हटा दें तो क्या दुकान ज्यादा अच्छी रहेगी? भाई चौकीदार तो चाहिए ही चाहिए हमें। हाँ, अगर वो चौकीदार बीमार है तो उस बीमार चौकीदार के इलाज की जरूरत है, ना कि उसे हटाने की जरूरत है। डॉक्टर्स क्या करते हैं? उसे हटा देते हैं, जो कि गलत है। जहां तक अगर इमरजेंसी नहीं है, मैं बार बार कहता हूं कि अगर इमरजेंसी है तो जो मर्जी वो करिए, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है हमारी? इंसान को बचाना है। तो इंसान को बचाने के लिए जो भी हमें प्रायोरिटी है वो हमें करनी चाहिए, फिर चाहे उसका ऑपरेशन करना पड़े, चाहे जो मर्जी करना पड़े। तो अगर इमरजेंसी है तो ऑपरेट कर दो, अगर इमरजेंसी नहीं है, उसे बचाया जा सकता है, तो उसे बीमारी को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो हमें ऑपरेशन तब कराना चाहिए जब अगर कोई इमरजेंसी है, नहीं तो हम टॉन्सिल्स का इलाज करा सकते हैं, यानी कि उनका इलाज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉन्सिल्स हमारे क्या है? चौकीदार की तरह काम करते हैं। और ये लगभग ये यहाँ इस तरीके से छोटे छोटे होते हैं, लिम्फ नोड्स के तौर में होते हैं, ताकि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अंदर एंटर ना कर जाए। इसके बाद फेरिंक्स के बाद हमारा शुरू होता है ट्रैकिया का पार्ट। ये हमारा एक छोटा सा गेट है। इस गेट के बारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था कि एपिग्लोटिस क्या है? एक स्लाइडिंग डोर की तरह काम करता है। जब हम खाना अंदर निगलते हैं तो ये विंड पाइप को बंद कर देता है, जब हम श्वास लेते हैं तो ये फूड पाइप को बंद कर देता है। इसीलिए एक बार में आप या तो खाना निगल सकते हैं या श्वास ले सकते हैं, दोनों काम को एक साथ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप थूक भी, मतलब खाना भी निगल रहे हो, श्वास भी ले रहे हैं।
इसका फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया था कि आप थूक को अंदर सटकने की कोशिश करिए। जैसे ही आप किसी चीज को सटकते हैं यानी कि अंदर निगलते हैं तो उस समय पर नाक अपने आप बंद हो जाती है ना। तो ये हम अपना प्रैक्टिकल भी करके भी देख सकते हैं कि जैसे ही मैं थूक को अंदर सटकूंगा हमारी नाक बंद हो जाएगी। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो ये स्लाइडिंग डोर की तरह काम कर रहा है। जब मैंने खाना अंदर निकला तो ये विंड पाइप को बंद कर देगा। जब मैंने श्वास ली तो मेरा फूड पाइप बंद हो गया होगा इससे, है ना। तो इस तरीके से ये स्लाइडिंग डोर की तरह काम करता है। इसके बाद हमारा ये आता है लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स को हम स्वर पेटी भी कहते हैं। स्वर पेटी, लैरिंग्स क्या है? स्वर पेटी है जहां से हमारी आवाज आती है। कहते हैं ना आवाज अच्छी आनी चाहिए, है ना। लता मंगेशकर जी का लैरिंग्स बहुत अच्छा होगा, है ना। अभी तो वो चली गई, तो लता मंगेशकर जी के लैरिंग्स को संभाल के रखा गया है। इस पर रिसर्च चल रही है कि उनकी आवाज इतनी अच्छी कैसे थी, उनकी इतनी मधुर आवाज कैसे थी। तो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट उनके लैरिंग्स पर रिसर्च कर रहे हैं कि लैरिंग्स क्या है। स्वर पेटी बोलते हैं। आपकी आवाज, कई लोगों की आवाज सुनते ही मन खराब हो जाता है, बड़ा कस है ना, बड़ा पथरीला बोलता है कोई, है ना। कोई ऐसा मधुर कि हाँ ऐसा बुलाता रहे मुझे कोई, है ना। तो वो मधुर आवाज है। तो वो मधुर आवाज कहाँ से निकलती है? हमारी लैरिंग से निकलती है। लैरिंग्स के बाद में हमारा ट्रैकिया का पार्ट शुरू होता है। ये ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया का पार्ट भी आप देख रहे होंगे अलग स्ट्रक्चर से बना हुआ है। यहां पर तो ये पाइप एकदम प्लेन पाइप था, ये थोड़ा सा घुमावदार बना हुआ है क्योंकि ये बहुत अच्छे सॉफ्ट टिश्यूज से बनता है ना। मस्कुलर टिश्यूज से बनता है, इलास्टिक टिश्यूज से बनता है। इलास्टिक टिश्यूज का क्या फायदा है? मैं ऊपर भी देखूंगा तो भी श्वास ले सकता हूँ, मैं नीचे भी देखूंगा तो भी श्वास ले सकता हूँ, मैं इधर भी देखूंगा तो भी श्वास ले सकता हूँ, इधर भी देखूंगा तो इधर श्वास ले सकता हूँ, है ना। तो ये किसका फायदा है? ये एक लचीला इलास्टिक टिश्यूज का बनता है ट्रैकिया। तो इसकी वजह से मैं गर्दन को चारों तरफ घुमा लूं लेकिन मेरे श्वास में कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि इस प्रकार के टिश्यू से मेरा ये विंड पाइप बना हुआ है ना। इसी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन भी है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन तो पूरे रास्ते में है। इस म्यूकस मेम्ब्रेन इन सब का काम क्या है कि हमारे श्वास के द्वारा कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अंदर आ रहा है उसे वहीं पर चिपका देना और वहां की जो सुरक्षा प्रणाली है उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। ठीक है, यहां तक श्वास आ गई है, यहां तक श्वास पहुंच जाती है। ट्रैकिया है। आगे जाके ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। आगे जाके ट्रैकिया एक सीधी रेखा है क्योंकि दो लंग्स है, इसकी मजबूरी भी है भाई, दो लंग्स है तो दोनों को हवा भेजनी है। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है ट्रैकिया और फिर ये बन जाती है ब्रोंची। ब्रांची का मतलब ब्रांच से बना हुआ है। ब्रांचेस होती हैं, एक पेड़ होता है, पेड़ की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, उन्हीं ब्रांचेस से ये ब्रांची बना है। जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ की एक डाल इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, तो क्या है, और ये डाल आगे जाके एक और डाल में निकल जाती है। फिर यहाँ पर क्या है कि पत्ते नजर आते हैं या फल नजर आते हैं। तो ये एक पेड़ है, एक पेड़ की ये ब्रांच है, ये एक और ब्रांच निकल गई। अब यहाँ पर ये पत्ते हैं या फूल हैं, है ना, या फल हो सकते हैं। तो ये सबसे छोटी यूनिट हो गई इसकी, है ना, सबसे छोटा पार्ट हो गया फल का। फल, अगर ये फल है तो फल एक क्या है, सबसे छोटा पार्ट है। फल के अंदर क्या है, एक बीज है। उस बीज के अंदर क्या क्षमता होती है, ये पूरे पेड़ को दोबारा से बना सकता है, एक बीज बना सकता है। बरगद के पेड़ जो इतना बड़ा नजर आता है उसके भी एक बीज से ही वो बनता है? तो ऐसे ही ये क्या है, ये फल क्या है, इसका सबसे छोटा यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। ऐसे ही हम इसमें भी देखेंगे। अब ये हमारा ट्रैकिया क्या है, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। क्या एक दो ब्रांचेस निकल गई इससे, तो दो ब्रांचेस निकली तो इसकी हमने क्या रख दिया, इसका नाम ब्रोंची रख दिया, ब्रोंची रख दिया। ठीक है, अब इसमें ये जब आगे जाकर ये एक रास्ता चला गया, एक रास्ता इधर चला गया, ये दो लंग्स हैं, दोनों लंग्स में ये एंटर कर जाती हैं। तो एक रास्ता यहां तक जो आया था इसको हम बोलेंगे राइट, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट, है ना। तो ये राइट और लेफ्ट लंग्स हो गए। अब ये आगे जाकर ये ब्रोंची आगे जाकर डिवाइड हो जाता है ब्रोंकस में। आप ये देखेंगे किसमें डिवाइड हो गए, यानी कि एक डाली, अभी तक तो एक डाली निकली थी इससे, अब एक डाली से एक और डाली निकल गई। तो ये क्या है, ये क्या हो गया, ये ट्रैकिया हो गया, ये क्या होगा ब्रोंची, ये क्या हो गया ब्रोंकस, है ना, ये ब्रोंकस होगा। तो ये ब्रोंकस हमारी छोटे छोटे और डालियों में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये क्या है, ब्रोंकस है, ये क्या है, ब्रोंकस है। इसके बाद हमारे आगे और छोटी छोटी डालियों में डिवाइड हो जाते हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं।
क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। यानी कि ये वाली जो छोटी डाली है ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स है। ये छोटी छोटी डालियां जो हैं ये ब्रोंक्यूल्स है। तो इसको यहां पर न बनाकर हम इस छोटी वाली डाली पर बना सकते हैं। ये ब्रोंक्यूल्स है, यानी कि और छोटी डाली, यानी कि इससे भी छोटी डाली अगर कोई निकली होगी तो ये है ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंकस, आपने सुना होगा ब्रोंकाइटिस एक बीमारी है, ब्रोंकाइटिस एक बीमारी है, लंग्स की बीमारी है। तो मैंने आपको बताया था ITIS जहां पर भी जुड़ जाता है, जिसके साथ भी जुड़ जाता है तो वो इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है। तो ब्रोंकस प्लस ITIS इज इक्वल टू ब्रोंकाइटिस, यानी कि ब्रोंकस प्लस ITIS इज इक्वल टू ब्रोंकाइटिस, यानी कि ब्रोंकस के अंदर इन्फ्लामेशन होना ब्रोंकाइटिस कहलाता है। इस ब्रोंकस का मतलब क्या है, इस ब्रोंकस में जब हम श्वास लेते हैं तो लंग्स फूलता है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो लंग्स अंदर जाता है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो ब्रोंकस हमारा फैलता है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो फिर वो पिचकना चाहिए। अब जब ये फैलेगा और सिकुड़ेगा तो एक नॉर्मल फंक्शन है, इसकी मसल्स काम कर रही हैं। लेकिन जब मैंने श्वास ली और ये फैल नहीं पा रहा है, या जब मैंने श्वास छोड़ी वो सिकुड़ नहीं पा रहा है, तो उस समय पर मेरे श्वास की गति खराब हो जाएगी और मैं तेजी से श्वास लेना शुरू कर दूंगा, क्योंकि ना तो वो फैल रहा है ना सिकुड़ रहा है। तो अस्थमा वाला ब्रोंकाइटिस का पेशेंट लंबी लंबी मतलब छोटी छोटी ब्रीथ लेता है और जल्दी जल्दी लेता है, क्योंकि उसके लंग्स का काम करना बंद हो जाता है। यानी कि ब्रोंकाइटिस हो गया, इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है ब्रोंकस के अंदर, उसी हम बीमारी को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसका जो हमारा ट्रीटमेंट है क्या होगा, इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट होगा, है ना। इन्फ्लामेशन बीमारी है तो इन्फ्लामेशन से ही ठीक करेंगे इसको। तो इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट प्लस ऑक्सीजन फॉर्मूला हम देते हैं तो ब्रोंकाइटिस का इलाज अच्छा होता है और फर्क आता है ना। तो ये हमारा ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर किसमें डिवाइड हो जाता है, इस ब्रोंक्यूल्स वो चीज है जहां पर फल लगने वाले हैं, जहां पर फल निकलने वाला है, और ये फल जो है वो कहलाता है एल्वुलाई। एल्वुलाई यानी कि ये इसका क्या है, फल है। क्योंकि जो भी अब क्रिया होगी नेक्स्ट, अगर हम किसी पेड़ की दोबारा कल्पना कर सकते हैं तो किसी फल से ही कर सकते हैं, क्योंकि फल के अंदर बीज होंगे, बीज को हम उसमें जमीन में गाड़ देंगे, फिर वो धीरे धीरे डेवलप करेगा, छोटा सा पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, पेड़ से फिर बहुत सारे पत्ते बनेंगे, और वह पेड़ हमारे को इन फ्यूचर में हमें फल देना शुरू कर देगा। तो इसकी फंक्शनल यूनिट क्या हो गई, एल्वुलाई, और पेड़ की सबसे फंक्शनल यूनिट क्या हो गई, हमारे फल, है ना। तो लंग्स जब सबसे छोटी यूनिट क्या हुई, एल्वुलाई होगी। और मैंने कल आपको बताया था कि एल्वुलाई चारों तरफ से किससे घिरा होती है, ब्लड कैपिलरीज से घिरी होती है। ये एल्वुलाई इसी तरीके से है जैसे यहां पर ये छोटी छोटी दिखाई गई है, ये छोटी छोटी दिखाई गई हैं। तो कैसे होंगी, मान लीजिए ये एल्वुलाई है, इसके चारों तरफ एल्वुलाई इस तरीके से है, ये एल्वुलाई है, तो यहां पर ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा इनको चारों तरफ से घेर लेगा। इनको चारों तरफ से किसने घेर लिया, ब्लड कैपिलरीज ने घेर लिया। अब इस ब्लड कैपिलरीज के पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हो गया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये ब्लड कैपिलरीज अपने कार्बन डाइऑक्साइड को किसको दे देंगे, एल्वुलाई को दे देंगे। एल्वुलाई के पास क्या है, क्योंकि हमने यहां से क्या लेके गए हैं, ऑक्सीजन लेके गए हैं, यहां से ऑक्सीजन यहां पहुंची, यहां से ऑक्सीजन यहां पहुंची, यहां से ऑक्सीजन यहां पहुंची, और लास्ट में किसके पास पहुंच गई है ऑक्सीजन, एल्वुलाई के पास पहुंच गई है। एल्वुलाई के पास क्या है, ऑक्सीजन है, ब्लड के पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इन दोनों के बीच में आदान प्रदान होता है, वो इसे पैसे देता है, वो इसे ड्रग्स दे देता है ना, आदान प्रदान हो गया। तो ड्रग्स हमारी जरूरत है ना, ऑक्सीजन क्या है, हमारी जरूरत है, तो ये ड्रग्स ही तो हो गया। बिना ऑक्सीजन के हम जी सकते हैं, नहीं जी सकते। तो हम उसे पैसे देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वो हमें ऑक्सीजन देता है जिससे कि हम जिंदा रहते हैं। तो ये आदान प्रदान हो गया, यानी कि इस हाथ ले उस दे दे, है ना। तो ये किसके बीच में होता है, एल्वुलाई प्लस ब्लड कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज ऑफ कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो एल्वुलाई के पास क्या है, ऑक्सीजन, और ब्लड कैपिलरीज के पास क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास चली जाती है, ऑक्सीजन यहाँ आ जाता है। तो यहां से ऑक्सीजन जब ब्लड के अंदर चली गई, उसके आगे की कहानी हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि ये दोबारा से लंग्स में आ जाता है, सारा हार्ट में आ जाता है ब्लड, और हार्ट इसको सर्कुलेट कर देता है। अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ आ गई, अब एल्वोलाई के पास आ गई, एल्वोलाई के पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। अब ये एल्वोलाई कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है, इसको वापस वहीं भेज देती है जहां से ऑक्सीजन आई थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने ये जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंच जाती है, ब्रोंक्यूल्स के पास पहुंच जाती है, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकस में पहुंच जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रोंकस से कहां पहुंच जाती है, ब्रोंची में पहुंच जाती है, ब्रोंची से फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते हुए नेसोफेरिंग, नेसोफेरिंग से होते हुए नाक से बाहर आ जाती है ना। तो इस तरीके से हम जो श्वास लेते हैं, और ये सारी क्रिया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाती है, यानी कि हमने श्वास ली, हमने छोड़ दी, इतनी देर में, जितनी देर हमने श्वास बस छोड़ने का समय था, उतनी देर में ये सारी क्रिया हो गई। यानी कि जितनी देर मैंने बस वापस छोड़ी है, उतनी देर में सारी क्रिया हो गई है। यानी कि लंग्स और हार्ट के बीच में ब्लड ने आदान प्रदान कर दिया है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इतनी क्रिया हमारे लंग्स के द्वारा होती है। लंग्स में जो भी बीमारी होगी, लंग्स में दो तरीके से बीमारियां हो सकती हैं। पहले बीमारी की डायरेक्ट लंग्स में खराबी हो गई है ना, डायरेक्ट लंग्स में खराबी हो गई है, तो इसके लिए हम क्या देते हैं, सीसी हेपरिन देते हैं, है ना। अगर लंग्स में कोई खराबी हो तो उसके लिए सीसी हेपरिन देते हैं। दूसरा जो लंग्स में खराबी हो सकती है कि इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, यानी कि लंग्स को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए हम क्या देते हैं, एल हेपरिन देते हैं। एल हेपरिन ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए देते हैं, जबकि सीसी हेपरिन इस लंग्स की समस्या को ठीक करने के लिए देते हैं। तो इस तरीके से ये कहानी यहां तक की समझ आई। और ये लंग्स जो है इस तरीके से हमारा राइट और लेफ्ट लंग्स में होता है। हमारा जो लंग्स है ये हमारा राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। हमारा थोड़ा सा जो हार्ट है वो लंग्स की तरफ है, यानी कि लेफ्ट की तरफ है। इसकी वजह से हमारा ये जो पार्ट है, जो लेफ्ट वाला लंग्स है, ये थोड़ा सा छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी थोड़ी सी जगह किसने ले ली, हार्ट ने ले ली। इसलिए इस लंग्स को अगर हम कमरे की तरह समझ लें, अपार्टमेंट समझ लें, तो इसके अंदर दो लोब्स होते हैं। हमारे लेफ्ट लंग्स में दो लोब्स होते हैं, यानी कि दो कमरे बने हुए हैं, छोटा कमरा है ये घर, और इसके अंदर हमारे 3 लोब्स होते हैं, यानी कि 3 कमरे बने हुए हैं। तो यहाँ 3 कमरे हो गए, 1 कमरा, 2 कमरा और 3 कमरे। इसके अंदर बेचारे के पास 2 ही कमरे हैं, है ना। तो हमारा लेफ्ट लंग्स राइट लंग से थोड़ा सा छोटा होता है, और ये बड़ा है तो थोड़ा सा ये नीचे भी होता है, यानी कि लेफ्ट लंग थोड़ा ऊपर की तरफ, राइट लंग थोड़ा सा बड़ा है तो नीचे की तरफ आ जाएगा। 3 कमरे हैं, स्वाभाविक है, तो इसके अंदर 3 है। अब ये जो लंग्स है, इस लंग्स को 2 लेयर बनाकर इसकी सुरक्षा करती हैं, 2 लेयर इसकी सुरक्षा करती हैं। तो ये डबल लेयर से बना हुआ है, ये 2 लेयर है। 2 लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है। ये फ्लूइड होगा, स्वाभाविक है कि जब 2 लेयर होंगी तो बीच में कुछ तो खाली जगह होगा, या तो हवा होगी या कोई फ्लूइड होगा, है ना। तो ये 2 लेयर के बीच में, तो 2 लेयर से बना हुआ है, और उन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लूरा कैविटी कहते हैं। प्लूरा कैविटी कहते हैं, लिखा होगा कहीं आपने प्लूरा कैविटी, ये लिखा हुआ है आपने प्लूरा कैविटी। ये प्लूरा कैविटी क्या है कि 2 लेयर के बीच की जगह को, कैविटी मतलब खाली जगह होती है। कहते हैं मेरे दांत में कैविटी हो गई है, सुना होगा, मेरे दांत में कैविटी हो गई है। कैविटी मतलब दांत खाली हो गया है, वहां से दांत गल गया है ना। तो ऐसे ही कैविटी का मतलब खाली जगह है। प्लूरा कैविटी का मतलब लंग्स जो जिन 2 लेयर से बना हुआ है उसके बीच की जगह को हम प्लूरा कैविटी कहते हैं। अब जो फ्लूइड है, अगर ये फ्लूइड भी इन्फ्लामेशन हो जाए, या इस फ्लूइड में इस दोनों लेयर के बीच में पानी भर जाए, तो उसको हम बीमारी कहते हैं प्लूरेसी। प्लूरेसी कहते हैं, यानी कि जब 2 लेयर के बीच में सूजन आ जाती है उसको प्लूरेसी कहते हैं। और जब पानी भर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। कहते हैं निमोनिया हो गया बच्चे को। निमोनिया क्या होता है कि लंग्स के अंदर पानी भर जाने को हम निमोनिया कहते हैं। अभी ऐसा थोड़ी है कि मैंने पानी पिया गले से, मुंह से, और पानी कहाँ चला गया, लंग्स में।
ऐसा थोड़ी, ऐसा नहीं होता कि मैंने जो पानी पिया मुंह से और वो कहाँ चला गया, लंग्स में, तभी पानी भरेगा। ये पानी जो हम आम भाषा में बोल देते हैं ये फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड होता है किसका, हमारे सेल का। हमारे सेल के अंदर फ्लूइड है और सेल के बाहर फ्लूइड है। सेल के अंदर के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, आईसीएफ। आईसीएफ क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जो सेल के अंदर का फ्लूइड है। और बाहर के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि ईसीएफ बोलते हैं। तो ये फ्लूइड जो है, यही फ्लूइड पानी आम भाषा में कहते हैं। तो जब हमारा लंग्स की सेल, क्योंकि लंग्स कितनी सेल से बना हुआ है, करोड़ों अरबों सेल से बना हुआ है। तो जब लंग्स की सेल टूटती हैं और इनका पानी इकट्ठा होगा यानी कि फ्लूइड जमा होगा, उसी फ्लूइड को इकट्ठा होकर हम क्या बोल देते हैं, पानी भर गया है। लेकिन पानी नहीं है, वो सेल का ही फ्लूइड है और इसी को हम निमोनिया बोल देते हैं कि इनको निमोनिया हो गई और उनको ठंड लग गई है, इनको पानी से दूर रखना है, इनको ठंड से दूर बचाना है। उनको हम कंबल उड़ाते रहते हैं क्योंकि वहां पर टेम्परेचर डाउन होता रहता है। जहां पर भी पानी ज्यादा होगा वहां का टेम्परेचर डाउन होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरेसी बोलते हैं। तो इस बीमारी को क्या बोलेंगे, प्लूरेसी बोलेंगे। लंग्स, निमोनिया का मतलब भी समझ आ गया आपको। तो ये, अब ये जो लंग्स है, ये लंग्स जो है, ये लंग्स फैलता है इस कैविटी के अंदर ही फैलता है, इस कैविटी के अंदर ही सिकुड़ता है। तो जब मैंने सांस भरी तो ये लंग्स फैला और कैविटी के अंदर फैला। जब मैंने सांस छोड़ी तो ये लंग्स थोड़ा सा सिकुड़ गया, है ना। अब ये कैविटी सूजन आ जाए, इस कैविटी के अंदर स्वेलिंग आ जाए तो मेरे लंग्स फैलेगा नहीं। तो फैलने के लिए तो जगह चाहिए, जब जगह ही नहीं होगी, वो वहां पर सूजन आ गई है तो लंग्स फैलेगा नहीं, और फैलेगा नहीं तो मेरी श्वास नहीं आएगी, यानी कि मुझे श्वास लेने में तकलीफ होगी, है ना, और श्वास छोड़ने में भी तकलीफ होगी। इसी को हम अस्थमा भी कह देते हैं। जबकि अस्थमा वाला पेशेंट थोड़ा चलता है तो उसकी सांस फूलने लग जाती है क्योंकि उसकी लंग्स की कैपेसिटी खत्म हो गई है फैलने और सिकुड़ने की, है ना। तो इस तरीके से हमारा लंग्स है। हमारा लंग्स के नीचे के हिस्से को, लंग्स का जो नीचे का हिस्सा है, इसको हम बेस बोलते हैं, यानी कि यहां लिखा हुआ है बेस। बेस का मतलब आधार, बेस है ना, हमारा बेसिक कोर्स है ना, आधार का जो कोर्स है, तो इसको बेस बोलते हैं। ऊपर के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं, यानी कि ऊपरी हिस्से को हम अपेक्स बोलते हैं। ये जो लंग्स है हमारा, ये लंग्स हमारा रिब्स से कवर होता है। ये लंग्स हमारा किससे कवर होता है, रिब्स से कवर होता है। हमारी 24 रिब्स होती हैं, 12 इधर होती हैं, 12 इधर होती हैं। ये 12 से नहीं 10 से कवर होता है क्योंकि 2 हमारी फ्लोटिंग रिब्स है जो कि तैरती रहती हैं, उनका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जो 10 रिब्स हैं ये इसको कवर करके रखती हैं लंग्स को। इन रिब्स का क्या काम है, कोई सामने वाला गुस्से में अगर कोई हमें को घूसा मार दे तो कम से कम हमारे लंग्स को चोट ना लगे, हमारी रिब्स को लगे, है ना। हम कहीं गिर जाएं, कहीं चोट लग जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो ये रिब्स ही हमारे को बचाने का काम करती हैं, हमारे लंग्स को सुरक्षा देने का काम करती हैं। ये रिब्स है ना, ये देखिए, ये रिब्स आपको दिखाई देंगे। इन रिब्स के अंदर ही लंग्स छुपा रहता है ना। ये रिब्स है और इन रिब्स के अंदर में लंग्स है। यहाँ पर ये लंग्स हो गए, यहाँ पर ये लंग्स हो गए। जब भी हम एक्सरे कराते तो एक्सरे यहाँ से होगा और लंग्स की जानकारी हमें मिल जाती है ना, ताकि यहां पर कभी हम दौड़ रहे हैं तो लंग्स गिर ना जाए, बाहर नीचे ना गिर जाए, ऊपर, है ना। अगर ये यहां से ना कवर होता तो क्या होता, ये हिलता ही रहता, जब हम दौड़ते लंग्स भी हिलता रहता। तो ये हिले ना, इसी सुरक्षा के लिए हमारे रिब्स कवर करती हैं ताकि हमारे लंग्स को कोई चोट ना लगे, कोई झटका ना लगे, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, है ना। अब ये जो अपेक्स वाला भाग है, इस अपेक्स के भाग में एक एंजाइम बनता है जो आप लोगों को पता है। इस एंजाइम का नाम क्या है, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये लंग्स के अपेक्स भाग में बनता है और यह किडनी से आने वाले एंजियोटेंसिन नंबर 1 को एंजियोटेंसिन नंबर 2 में कन्वर्ट करता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो हमारा एंजियोटेंसिन नंबर 2 फॉर्मूला है, एंजियोटेंसिन नंबर 2 फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूले का क्या है, सूत्र उसमें 7 लिवर 5 म्यूकस 0 6 लंग शोल्डर, है ना। ये 3 ऑर्गन्स को हमने यहां से स्टिमुलेट करा। 7 लिवर, जो कि लिवर के द्वारा एंजियोटेंसिनोजन बनता है। लिवर क्या बनाता है, एंजियोटेंसिनोजन बनाता है। यह एंजियोटेंसिनोजन ब्लड के माध्यम से किडनी तक पहुंचता है। किडनी का रेनिन नामक एंजाइम इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन नंबर 1 में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसे वो ब्लड में छोड़ देता है और उससे कहता है कि अब आपको कहां जाना है, लंग्स के पास जाना है।
फिर वो ब्लड जो एंजियोटेंसिन नंबर 1 है वो ब्लड के थ्रू कहां पहुंचता है, लंग्स के पास पहुंचता है, और लंग्स के अंदर अपेक्स भाग में एक एंजाइम है जो इस एंजियोटेंसिन नंबर 1 को एंजियोटेंसिन नंबर 2 में कन्वर्ट कर देता है। और एंजियोटेंसिन नंबर 2 जैसे ही बनता है ये कंस्ट्रिक्टिव नेचर का है, यानी कि ये ब्लड वेसल्स को सुकेड़ देता है, यानी कि ब्लड वेसल्स को श्रिंक कर देता है। तो ये कब बनता है, जब हमारा बीपी डाउन जा रहा होता है, यानी कि हमारा बीपी लो हो रहा होता है, उस समय पर इस एंजाइम की, इस एंजियोटेंसिनोजन की आवश्यकता पड़ती है। और अचानक से बीपी अगर किसी का लो जा रहा हो, अचानक से अच्छा खासा बिल्कुल ठीक ठाक है और अचानक से बीपी लो हो गया, तो उसे में एंजियोटेंसिन नंबर 2 फॉर्मूला देना चाहिए। जिसका बीपी लो ही रहता है उसमें यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अचानक से बीपी लो हुआ है तो उस कंडीशन में ये काम कर सकता है, इसको एंजियोटेंसिन नंबर 2 फॉर्मूला कहते हैं। लंग्स के कुछ काम है। लंग्स क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसने बाहर निकाल दिया उसे, तो पहला काम इसने क्या करा, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है। दूसरा काम क्या करता है, लंग्स के अपेक्स भाग में कन्वर्टिंग एंजाइम बनते हैं जिनको ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं। ये हमारी बॉडी के लो ब्लड प्रेशर को, यानी कि अचानक से, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, एक्सीडेंटल या अचानक से इमरजेंसी में बीपी लो होने की कंडीशन को ठीक कर सकता है। लंग्स हमारे एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करता है ना। मैंने भी आपको बताया बाबा रामदेव जी ने करोड़ों हजारों रुपए कमा लिए इस एसिड अल्कलाइन को नाक से ठीक करके, है ना। अनुलोम विलोम ही तो करते हैं वो, अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति होगी, वस्त्रिका होगी, भ्रामरी होगी, ओम का उच्चारण करते हैं सुबह 5 बजे उठ के और करोड़ रुपए कमा लेते हैं वो, है ना। तो हमारे लेफ्ट नोज से क्या होता है, हमारा एसिड बैलेंस होता है, और राइट नोज से क्या होता है, अल्कलाइन बैलेंस होता है ना। हम न्यूरोथेरेपी में क्या करते हैं, हम लेफ्ट लंग्स को ही स्टिमुलेट करते रहें तो एसिड डाउन जाएगा, और राइट को स्टिमुलेट करते रहें तो अल्कलाइन डाउन जाएगा। यानी कि हमारे लंग्स के माध्यम से एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस किया जा सकता है, केवल हम ब्रीथ को ध्यान में रखकर करें तो, है ना, जरूरत के हिसाब से करें तो ये लंग्स क्या करता है, एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस भी करता है। हमारे लंग्स में एक हेपरिन भी बनता है। हमने पढ़ा था कि जरूरत की जो भी हमारे जरूरत के केमिकल हैं वो 2 या 2 से अधिक जगहों पर बनते हैं, तो उनमें से एक हेपरिन है। हेपरिन हमारा लंग्स में बनता है और लिवर में बनता है। तो इसके पास में मास्ट सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं। ये मास्ट सेल्स क्या बनाने का काम करते हैं, हेपरिन बनाने का काम करते हैं। ये मास्ट सेल्स 2 ही ऑर्गन के पास है, लिवर के पास है और लंग्स के पास है। तो इस तरीके से हमारा लंग्स हेपरिन बनाने का भी काम करता है। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड केवल 2 ही जगहों पर कुछ सेकंड्स के लिए रुकता है, पूरी बॉडी में। नहीं तो ब्लड क्या है, लगातार सर्कुलेट होने वाला टिश्यूज है। इसको बोलते हैं, ब्लड की डेफिनेशन क्या है, ब्लड इज ए कनेक्टेड टिश्यूज विच इज सर्कुलेट 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे ब्लड घूमता है, वो रुक नहीं सकता। जब रुक गया वहीं पर हमारी जीवन लीला समाप्त है ना। तो ब्लड क्या है, लगातार घूमता है, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से, ऐसे पूरी बॉडी में ब्लड घूमता रहता है ना। ब्लड घूमेगा और ब्लड यहीं रुक गया तो आगे के एरिया को ऑक्सीजन कहां से पहुंचेगी, जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो सेल डेड होने लग जाएंगे, है ना। तो इसलिए ब्लड क्या है, लगातार सर्कुलेट होने वाला कनेक्टेड टिश्यूज है। टिश्यूज है, वो केमिकल नहीं है, टिश्यूज है। क्योंकि हम ब्लड के चैप्टर में पढ़ेंगे कि ब्लड 3 अलग अलग प्रकार की सेल से बना है। कौन से, WBC, RBC और प्लेटलेट। तो RBC, WBC, प्लेटलेट, ये 3 अलग अलग सेल हैं। तो जब हम कहते हैं कि जब सेल प्लस सेल क्या बनता है, टिश्यूज बनता है, तो सेल प्लस सेल टिश्यूज बनता है। तो ये ब्लड क्या है, टिश्यूज है। कैसा टिश्यूज है, कनेक्टेड टिश्यूज है, आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, और लगातार सर्कुलेट होता है। तो पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो केवल 2 ही जगहों पर रुकता है, एक लंग्स में रुकता है, एक लिवर में रुकता है। तो लिवर और लंग्स में जैसे ही ब्लड रुकता है वहां पर ऑटोमेटिकली हेपरिन बनता है जो उसको जमने नहीं देता। वो जितनी सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकता है, उसको वहां पर वो डिसॉल्व कर देता है, यानी कि क्लॉटिंग नहीं होने देता। इसीलिए लिवर और लंग्स में सबसे ज्यादा मात्रा में मास्ट सेल्स पाई जाती हैं जो कि हेपरिन बनाने का काम करती हैं और आपके ब्लड को जमने नहीं देती हैं।
है ना। ये लंग्स आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा जब हम दौड़ते हैं तो लंग्स भी हमारे साथ काम करता है और तेजी से काम करने लग जाता है और बॉडी के टेम्परेचर को भी बढ़ा देता है और हमारे बॉडी के सर्कुलेशन को भी बढ़ा देता है। तो जितना लंग्स हमारा स्टिमुलेट होगा, जितना लंग्स हमारा काम करेगा, उतनी ही अच्छी हेल्दी सर्कुलेशन हमारे बॉडी को मिलेगा। कहते हैं कि हम अपने लंग्स का केवल 50% भाग भी उपयोग नहीं लेकर आते हैं। यानी कि हम अगर आज की डेट में बात करें तो हम 50% भी लंग्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसके 50% का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमारी लाइफ पीरियड बढ़ जाएगी, और अगर हम इसका 70% भाग यूज करना शुरू कर दें, 80% यूज कर दें, तो हमारी उम्र 150 साल हो सकती है। और अगर हम इसका 100% यूज कर लें तो अमर नहीं होंगे, अमर तो कोई होगा ही नहीं, तो मरेगा तो सभी, लेकिन 200 प्लस हम साल तक जी सकते हैं। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो कहते हैं पहले लोगों की उम्र 180 साल, 170 साल, 150 साल नॉर्मल थी। आजकल भी हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो 100 प्लस हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है? 60 से 70 साल है ना। वो किस वजह से? क्योंकि हमारे लंग्स की कैपेसिटी हमने धीरे धीरे खत्म करते चले जाते हैं। और ये कैसे पता चलता है कि हम कितना लंग्स का इस्तेमाल करें? तो आज जो जनरल व्यक्ति है, जो सामान्य व्यक्ति है, वो 1 मिनट में 15 से 16 श्वास लेता है। 1 मिनट में 15 से 16 श्वास लेता है ना। अगर हम 15 से 16 श्वास ले रहे हैं, एक कल्पना, एक वो करते हैं, तो हम कितने जी रहे हैं? 16 से 70 साल 60 से 70 साल जी रहे हैं। अगर हम इसी को हम 10 पर लेके चले जाएं कि हम 1 मिनट में 10 श्वास ही लेंगे, तो हमारी 5 श्वास बच गई। भाई अभी हम 15 श्वास ले रहे थे 1 मिनट में, और हमने अब 10 कर दी, तो 5 बच गई। ये 5 हमारी इतनी बढ़ जाएंगी कि हमारी उम्र 90 पहुंच जाएगी। और इसी को अगर हमने 5 और कम कर दी तो हमारी उम्र इतनी पहुंच जाएगी कि हम 150 साल जी सकते हैं। अगर आप 150 साल जीना चाहते हैं तो आपको 1 मिनट में 5 से 7 बार श्वास लेनी चाहिए। इसका जीता जागता उदाहरण है कुत्ता, डॉग 1 मिनट में कितनी श्वास लेता है? वो 40 से 45 श्वास लेता है। 1 मिनट में कितनी श्वास लेता है? 40 से 45 श्वास लेता है। आप उसके श्वास गिन भी नहीं पाएंगे, उसके पास खड़े होंगे ना तो इतनी जोर से हाँफता है, इतनी जोर से तेज से श्वास लेगा कि आप उसे गिन भी नहीं सकते। और उसकी उम्र मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने साल होती है? 15 साल होती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 साल है। और वहीं पर अगर हम कछुए की बात करें तो कछुआ 1 मिनट में 3 श्वास लेता है। 1 मिनट में 3 श्वास लेता है, और वो कितने साल जीता है? मिनिमम 200 से ज्यादा साल जीता है। मिनिमम 200 से 300 साल जीता है ना। तो इसका सीधा जागता उदाहरण कछुआ और डॉग है। जो डॉग यानी कुत्ता 1 मिनट में 45 श्वास लेता है और 15 साल में निपट लेता है ना। और वो 300 साल भी जीता है जो 1 मिनट में 3 से 5 श्वास लेता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किसकी मौत मरना है, कुत्ते की मौत मरना है या कछुए की मौत मरना है। तो आपने अपनी श्वास को ठीक करना है। और ये आज के ऋषि मुनि भी, बहुत सारे ऋषि मुनि भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, श्वास लेते हैं कि भाई हमारी श्वास कितनी होनी चाहिए, है ना। और बहुत सारे लोग बहुत तेजी से श्वास लेते हैं, वो उतनी ही जल्दी निपट लेते हैं, है ना। तो हमारी श्वास एवरेज हमारी जो होनी चाहिए वो 12 से 13 तो होनी चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति अगर 15 श्वास ले रहा है तो हम मेडिकल फील्ड वाले जब हमें ये पता है कि इतना हम कर सकते हैं तो 10 से 12 पर आप ला सकते हैं। ये कैसे लाएंगे? आप ध्यान कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये श्वास नहीं है। जब आप ध्यान ही नहीं कर रहे हैं और फिर श्वास आपकी गिनी जाए, वो आपकी एक्चुअल में श्वास है। क्योंकि आप अभी तो ध्यान करके उसे लंबा कर सकते हैं, लेकिन वो तो फिर आपकी टेम्परेरी हो गई। लेकिन जब आपका ध्यान ही नहीं है श्वास लेने में और उस समय अगर गिनी जाए तो वो आपकी 10 से 12 होनी चाहिए, 12 से 13 होनी चाहिए, तब जाकर आप लंग्स का उपयोग कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हमें लंग्स की कैपेसिटी का उपयोग हम करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। बच ऐसे जाएंगे कि मान लीजिए भगवान ने हमें 100 श्वास लेकर भेजा है, 100 श्वास लेके भेजा है। अब ये आपके हाथ में है कि उन 100 श्वासों का इस्तेमाल कैसे करना है। अब मैं उन 100 श्वासों को, 100 श्वास को, ब्रीथ को मैं एक दिन में खत्म कर लूं, ये मेरे ऊपर है, या मैं उन 100 ब्रीथ को
10 दिन तक चलाता रहूं और एक दिन में 10 श्वास लूं तो मैं 10 दिन तक जिंदा रह जाऊं। तो कहते हैं कि भगवान ने गिनती की श्वासें भेजी हैं, तो उन गिनती की श्वासों का इस्तेमाल आपने करना है कि कैसे करना है ना। तो इस तरीके से लंग्स का चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है। एक बार किताब के हिसाब से और देख लेते हैं क्या कहती है हमारी किताब, क्या कहती है हमारी बुक। बंद कर दो।